हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद होगा हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 07 में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड द टर्म्स एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स। प्लस हमने साइन कन्वेंशंस भी पढ़े थे और उस हिसाब से हमने फोकस का देखा था कि कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या हम लेते हैं और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, ठीक है ना, विथ रीजन। और हमने उसमें ये भी डिस्कस करा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो उसमें हमने बेटा जी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज बेसिकली अबाउट पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज, ठीक है ना। तो पैराक्सियल रेज कौन सी रेज होती है? इफ यू रिमेंबर, दे आर द रेज व्हिच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एंड मार्जिनल रेज व्हिच आर वेरी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। पैराक्सियल केस तब बन जाता है जब हम अपर्चर ऑफ, यू रिमेंबर दैट अपर्चर, ऑफ कोर्स। तो जो अपर्चर होता है उसमें हम स्मॉल अपर्चर लेते हैं, तब जाके जो रेज बनती है वो पैराक्सियल होती है, ठीक है ना। अगर हम अपर्चर थोड़ा बड़ा ले ले तो उसमें जो रेज आती है, इंसिडेंट रेज, वो मार्जिनल होती है, ठीक है ना। या उस केस में भी पैराक्सियल आ सकती है। देन वी हैव टू टेक द रेज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यू रिमेंबर दैट। आज हम वो उसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसे कि आपको याद होगा स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो हम उन्हीं दो केसों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें इमेज फॉर्मेशन एक एक करके देखते हैं। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आप याद रखेंगे। एक बेटा जी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कंसीडर करते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट उससे जो रेज हम कंसीडर करते हैं, जो वहां से रेज आती है, वो हमेशा बेटा जी पैरेलल हम कंसीडर करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेनेवर यू से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो वहां से जो इंसिडेंट रेज आप दिखा रहे हैं ना, वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि whenever you say that the object is located at infinity and you show basically the incident rays, जो incident rays होती है ना, वो parallel rays हमें दिखानी है। ये इंडिकेट करता है, parallel rays जब होती है तो ये इंडिकेट करता है कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लोकेट किया हमने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम क्लोज ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट मींस व्हिच इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द मिरर और लेंस। बात समझ आ गई ना। लेंस और मिरर की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है तो वहां से जो रेज आती है ना, वो बेटा जी होती है डाइवर्जेंट रेज। यू नो डाइवर्जेंट रेज, मैंने बेसिक्स में आपको बोला है डाइवर्जेंट क्या होता है, कॉन्वर्जेंट क्या होता है, पैरेलल बीम तो पता ही है आपको, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, वहां से जो रेज आती है ना, वो पैरेलल होती है बेटा जी, ठीक है ना। और जब हम ऑब्जेक्ट को क्लोज कंसीडर करते हैं टू दी मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और लेंस, ठीक है ना, उस केस में क्या होता है, हमें कंसीडर करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वहां से जो रेज होती है वो डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट मींस दे आर डाइवर्जिंग रेज, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज निकलती है, ठीक है ना। दीज टू असम्पशंस यू हैव टू रिमेंबर। तो इन चीजों को हम लेके आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आ गई ना। प्लस आपको ये याद रखना है कि जो भी हम स्फेरिकल मिरर अब कंसीडर करेंगे, उसमें हम अपर्चर छोटा ही मानेंगे। वी विल कंसीडर दी स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। हम बड़े अपर्चर वाले स्फेरिकल मिरर्स को यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, when we see that image formation in case of concave and convex or spherical mirrors, we say that पहले हम देखते हैं पहले केस में बेटा जी, अगर हम कॉनकेव लेते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इसमें कैसे हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें कितने केसेस हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आराम से। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप इजीली इसको ग्रैस्प कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला होने वाला नहीं है, क्योंकि 10th में सब कुछ आपने डिस्कस किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। देखिए, जब हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूं पहले। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम मिरर लेते हैं एंड यू नो दैट एक सोर्स से कितनी रेज आती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितनी रेज आती है एक सोर्स से जो एनकाउंटर करते हैं किसको, स्फेरिकल मिरर को। बात समझ में आ रही। अब हम हर एक रे को ट्रेस तो नहीं कर सकते हैं कि यहां से गई फिर रिफ्लेक्ट होके यहां से गई, जम्बलिंग हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा रेज इंसिडेंट होगी, उसके बाद बहुत ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी रे इंसिडेंट रे है और कौन सी रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, जम्बलिंग हो जाएगी। वी कॉल दिस थिंग एज स्फेरिकल एबरेशन।
इन ऑप्टिक्स द जम्बलिंग ऑफ रेज इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। बात समझ में आ रही ना, एबरेशन। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस स्फेरिकल एबरेशन हम क्या करते हैं, हमने कुछ रेज का बिहेवियर स्टडी करा है कि अगर ऐसे रे होगी तो नेसेसरली एक डेफिनेट पॉइंट से पास होगी, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कि किस किस रे का हमने जनरल बिहेवियर स्टडी करा है और उसी हिसाब से हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना। वो जो हम केसेस बोलेंगे वो रूल होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो जो बिहेवियर हम कंसिडर करते हैं उन रेज का वो हमेशा वही होता है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो बिफोर वी डिस्कस बेसिकली इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स एंड कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, वी हैव टू कंसीडर सम जनरल केसेस। तो आप याद रखेंगे पहली बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स बेसिकली जनरल केसेस। जनरल केसेस गौर से देखिएगा किसमें, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर में। जो पहला जनरल केस होता है बेटा जी, गौर से देखिएगा, आपको पता है कि ये बेटा जी हो गया आपका कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, बिल्कुल अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन सरफेस पे हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया बेटा जी आपका पोल यहां पे, ये हो गया आपका फोकस बेटा जी और फोकल पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला जो रूल इसमें आता है वो बिल्कुल सिंपल है कि अगर एक रे इस तरह से आती है दैट द रे इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इंसिडेंट रे इज सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये बेटा जी रिफ्लेक्ट होती है ना ये हमेशा पास होती है थ्रू फोकस। तो पहला रूल क्या बनता है, जनरल बिहेवियर क्या बनता है कि कोई भी रे जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ये रिफ्लेक्ट होके कहां से जाती है बेटा जी, फोकस से पास होती है। जब भी आप ऐसा कोई केस देखेंगे कि आपने देखी एक रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। आपको आंखें बंद करके बोल देना है सर ये फोकस से पास हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। दिस इज जनरल केस नंबर 1 एंड जनरल केस नंबर 2 इज, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखेंगे इनको। मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं यहां से, ये हो गया फिर से आपका कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है इसका विच इज बेसिकली द इनवर्स केस ऑफ द फर्स्ट केस। ये बेटा जी पोल हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर अब रे आती है इंसिडेंट रे इस तरह से आती है दैट इट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस। अब ये जब इंसिडेंट हो रही है ना किस पे, स्फेरिकल मिरर mm डैश पे, लेट्स सपोज दिस इज mm डैश एंड हियर इट इज mm डैश। अगर ये इस तरह से इंसिडेंट हो रही है दैट व्हाइल इंसिडेंसिंग ऑन mm डैश इट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, ठीक है ना, ये फोकस से इंसिडेंट है। तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका रेसिप्रोकल केस हो गया, सिंपल। ये यहां से देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल हो रही है, ठीक है ना, पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हुई, थ्रू फोकस। अब इसका रेसिप्रोकल केस ये है कि अगर वही से इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जा रही है, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज केस नंबर 2। याद रखा, पहला केस यस पैरेलल फोकस से पास होता है, और फोकस से अगर इंसिडेंट है तो कहां से, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेकंड केस। बात समझ में आ रही है। अब देखिए केस नंबर 3, बिल्कुल सिंपल। केस नंबर 3 इज, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था बेटा जी कि जो स्फेरिकल मिरर होता है कोई भी, अगर आपको स्फेरिकल मिरर पे बेटा जी नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं, you draw any line which is basically passing through, कहां से पास हो रही है, you remember that through center of curvature, of course, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप कहां से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, आप एक लाइन लेते हैं थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो सीधे किस पे परपेंडिकुलर होती है बेटा जी, वो स्फेरिकल मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आ रही। अगर अब ऐसा हो रहा है कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट हो रही है और किस पे गिर रही है, फिर मिरर mm डैश पे। तो ऑब्वियसली दिस इज बेसिकली द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। आपने पढ़ा है प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस का एक केस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हुआ कि अगर इंसिडेंट रे वही से इंसिडेंट है ऑन द मिरर, ठीक है ना, जहां से हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। कहां से नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है स्फेरिकल मिरर पे तो हम कहां से ड्रॉ करते हैं बेटा जी, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस अगर अब इंसिडेंट रे भी वहां से आ रही है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज नॉर्मल भी बेटा जी वहीं से और इंसिडेंट रे भी वहीं से। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सुपर इंपोजिंग रेज हुई इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ऑब्वियसली अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट स्टेट, इट्स बेसिकली I is equal to R is equal to 0 डिग्री। क्यों,
क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके बराबर होगा बेटा जी? 0 के बराबर। दैट मींस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 0 बनाना है, ये जो रे है ये कहां से वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके? अलोंग द सेम पाथ, जहां से आ रही है वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। तो बिल्कुल थर्ड रूल ये बन गया कि इफ ए रे ऑफ लाइट इज incident through center of curvature, it will retrace its path in the opposite direction। ये जहां से आई है वहीं से वापस जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? कोई मसला तो नहीं। दैट मींस केस नंबर थर्ड इज, अगर एक इंसिडेंट है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास अगेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये रिट्रेस करती है अपनी पाथ को। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर बेटा जी? 0। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो वो कब होगा? जब ये वहीं से पास होगी, यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। वो तभी पॉसिबल जब ये वापस जाएगा उसी डायरेक्शन में। केस 3 याद रखें, अगर पैरेलल है तो फोकस में से पास हो रहा है, अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल पास होता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस इज इफ इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्यों? ये क्यों अपना पाथ रिट्रेस करता है? बिकॉज इट बिकम्स अ केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब जहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये रे भी वहीं से आ रही है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री विच इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट्स आल्सो इक्वल टू 0 डिग्री। कोई मसला तो नहीं। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट केस ऑफ कॉन्केव मिरर, concave spherical mirror is basically, गौर से देखिएगा, which is called as, वो एक जनरल केस बन जाता है, उसको हम यूजुअली ओब्लिक केस बोलते हैं। ओब्लिक केस, इन सम बुक्स इट्स रिटन एज ओब्लिक केस। एंड व्हाट इज दैट? कि अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे आती है सच दैट इट मेक्स, ये हो गया बेटा जी फोकस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो यही से ड्रॉ करूंगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ड्रॉ करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बेटा जी आई, लेट अस सपोज, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितना एंगल बनाएगी बेटा जी इसके साथ? ऑफ कोर्स आई, बेसिकली दैट मस्ट बी इक्वल टू आर। बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि अगर ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल विद द नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा जी? इट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या अपने जनरल केसेस याद रखें? ऑब्वियसली ये बिल्कुल सिंपल है। पहला कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास हो रहा है, अगर फोकस से इंसिडेंट है तो पैरेलल पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जा रहा है, ठीक है ना? इट विल रिट्रेस इट्स पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। एंड फाइनल केस इज कॉल्ड एज ओब्लिक केस, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर सच दैट मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी थीटा, ठीक है ना? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा जी? थीटा, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? अब देखिए, तो ये जनरल बातें थी अबाउट द बिहेवियर ऑफ रेज इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इनको याद रखा होगा। अब देखिए, तो हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसमें कितने केसेस है, हर एक केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। गौर से देखिएगा। सो विल स्टार्ट अप नाउ इमेज फॉर्मेशन। ये बेटा जी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना? किसमें? पहले कॉनकेव में देखते हैं। तो कॉनकेव में देखते हैं पहले, उसी के जनरल केस हमने पढ़े अभी तक, ठीक है ना? 4 जनरल केस थे। पहला जो केस बनता है, गौर से देखिएगा, ये बेटा जी हो गया आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये बेटा जी पोल, दिस इज हियर फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? पहला जो केस हम कंसिडर करते हैं दैट्स बेसिकली केस नंबर वन इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यानी हम कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा जी? इट्स लोकेटेड एट इनफिनिटी। तो मैंने आपको अभी बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है? इनफिनिटी पे, तो वहां से कौन सी रेज आएगी? पहले लेक्चर की बिगिनिंग में मैंने आपको बोला था कि जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होता है तो वहां से पैरेलल रेज आती है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली यू शो हियर दैट ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो आप ऐसे पैरेलल रे दिखा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है ना? ऑब्वियसली तो मैंने रूल बोला था, अगर पैरेलल है तो कहां से पास होगा? ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू फोकस। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना? आप देखिए, दूसरी मैं नीचे से कंसिडर करता हूं, आप ऊपर से ही कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, जहां से आपको अच्छा लगे, ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी? ऑब्वियसली इट विल आल्सो पास थ्रू फोकस। बात समझ में आ गई ना?
तो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन और इमेज के बारे में पहले लेक्चर में बोला था कि इमेज इज सेड टू बी फॉर्मड व्हेन एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, ये इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, और ये कहां से आ रही है? ऑब्वियसली दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि आप इनको डॉटेड भी दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे लोकेटेड है? इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पे बनती है? इमेज फोकस पे बनती है। बात समझ आ रही? तो पहले हम यहां लिखेंगे इसमें इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, ठीक है ना। पहली बात इसमें कि when object is placed at infinity the image is formed at focus। बात समझ में आ रही ना। अब दूसरा पॉइंट इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जो इमेज है बेटा जी, ये रियल इमेज बनी या वर्चुअल। एक केस को आराम ध्यान से देखो आप, बाकी सब केस में टर्म्स आपको क्लियर हो जाएगी आराम से, ठीक है ना। ये रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो आप गौर से देखेगा। मैंने आपको रियल इमेज के बारे में बोला है कि रियल इमेज कब बनती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज सच में मीट हो रही है एक पॉइंट पे। बात समझ में आ रही ना। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्ट होके सच में यहां पे मीट हो रही है, तो कौन सी इमेज बेटा जी? ऑफ कोर्स यू आर राइट, यस इट इज बेसिकली रियल इमेज। दैट मींस image formed is real, image formed is real, ये रियल इमेज बन गई। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द साइज ऑफ इमेज। तो साइज जो है वो क्या होता है इस इमेज का, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट इज अबाउट द साइज। एंड जब हम साइज की बात करते हैं, आप गौर से देखिएगा, यहां से रेज आ रही है और जहां इमेज बनी इट्स हाईली डिमिनिश्ड, आप देख ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज इमेज बन गई यहां पे, ठीक है ना। तो जो इमेज बनी ना, इट्स हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेड इज डिमिनिश्ड, इमेज फॉर्मेड इज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी इमेज। आप ये रूल भी याद रख सकते हैं, रूल के तौर पे याद रख सकते हैं कि जब बेटा जी जो इमेज होती है ना, इमेज जब ये रियल होती है, when image formed is real, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। बात समझिएगा। जब ये आगे भी आपको समझ आ रहा है, यहां आपको याद रखना है, आगे वाले केस में आप क्लियरली देख पाएंगे या इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे नोट करके आपको बोल दूं, ये आप याद भी रख सकते हैं, आगे क्लियर भी हो जाएगा कि जो रियल इमेज होती है ना बेटा जी, रियल हमेशा क्या होती है? ये इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब यानी कि टॉप और बॉटम, जो टॉप होता है वो बॉटम लगता है और जो बॉटम होता है वो टॉप लगता है। बात समझ में आ रही ना। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे पेन को रखते हैं, लेट्स सपोज ऐसे पेन को रखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसे, ठीक है ना। इसकी इमेज अगर इन्वर्टेड बन गई तो वहां पे ऐसे होगा, उल्टा होगा इसका, ठीक है ना। उसको हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि टॉप और बॉटम एक्सचेंज हो जाता है, ठीक, उनकी लोकेशन ही चेंज हो जाती है। तो जब रियल इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। और जब बेटा जी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना, यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स, यस ऑफ कोर्स। जब वर्चुअल होती है तो वो हमेशा क्या होती है बेटा जी? इरेक्ट। बात समझ में आ गई ना। इन्वर्टेड का मतलब ऐसे होता है बात, और इरेक्ट का मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं। तो दैट मींस व्हेन इमेज फॉर्मेड इज रियल इट्स ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इमेज फॉर्मेड इज वर्चुअल इट्स ऑलवेज इरेक्ट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इमेज फॉर्मेड इज रियल एंड यस इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो ऑटोमेटिक है, जब आपने रियल लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है। जब भी इमेज क्या होगी बेटा जी? रियल, वो उस टाइम क्या होती है? इन्वर्टेड। अगर ये वर्चुअल इमेज होती तो क्या आती? इरेक्ट इमेज। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं। तो पहला केस हमने डिस्कस करा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे बनती है? फोकस पे। जो बेटा जी इमेज होती है वो क्या होती है? रियल होती है। ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड भी होते हैं बिकॉज रियल इमेज और ऑलवेज इन्वर्टेड। और जो साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश यानी कि बहुत ही छोटी इमेज बनती है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज होती है। अगर हम इसको लेट अस सपोज माइक्रोस्कोप के अंडर प्रोड्यूस करें तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसी इमेज बनती है, क्योंकि इन्वर्टेड है ना, उल्टी इमेज है ना। बात यहाँ पे बिल्कुल आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है ना। दिस इज इन्वर्टेड इमेज। अगर इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखेंगे, दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑफ कोर्स आपने तो देखा ही होगा। इसके अंदर देखेंगे तो ऐसी इमेज बनती है। बात समझ में आ रही है ना। सो विल जंप अप टू केस नंबर सेकंड। आराम से देखिए। Case number second is now, एक तो बेटा जी हमने पहला डिस्कस किया कि इन्फिनिटी, ठीक है ना। दूसरा केस बिल्कुल सिंपल है। देखिए हर एक केस ही सिंपल है इसमें इमेज फॉर्मेशन में। केस नंबर सेकंड इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी
एंड यू नो व्हाट इज सी, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो हम रे डायग्राम बना देते हैं, बिल्कुल ये हो गया आपका कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, ये हो गया बेटा जी आपका पोल, ये हो गया यहाँ पे इसका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा दूं, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल। अब देखिए पहली रे में दिखा रहा हूं गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑफ कोर्स यू नो दैट इट मस्ट ऑलवेज पास थ्रू फोकस, बिकॉज ये तो हमने जनरल बिहेवियर में डिस्कस करा कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक इंसिडेंट रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके कहां जाती है बेटा जी, इट पासेस थ्रू फोकस। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दूसरा आप कोई भी ये ले सकते हैं, रे ले सकते हैं, मैं ये वाली ले लेता हूं, गौर से देखिएगा, ये होगी बेटा जी और एक इंसिडेंट रे, कोई मसला तो नहीं। इट मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस सपोज आई, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिफ्लेक्टेड मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सच दैट आई इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। यानी कि फोर्थ वाला केस जो हमने पढ़ा, इसको हम ओब्लिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि अगर इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो यहां पे ये पॉइंट मीट कर गई ये दो रेज, ठीक है ना, एक पॉइंट लोकेट हुआ हमें। और जब आपको इमेज ट्रेस करनी होती है, देयर इज अ प्रोसीजर दैट जहां पे आप मीट कर रहे हैं ना दो पॉइंट्स को, डिस्टेंस यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये बना दिया आपने इसकी इमेज। लेट अस सपोज दिस इज हियर ए बी, तो यहां पे ऑब्वियसली बन गई ये, इसको हम मानते हैं ए डैश एंड बी डैश। गौर से देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आई होगी रे डायग्राम, पैरेलल फोकस से पास हो रहा है, ओब्लिक रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल आई इक्वल टू आर से पास हो रहा है, यहां पे मीट कर गया, सो दिस इज बेसिकली द इमेज। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां पे, यस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये बेटा जी इसकी इमेज हो गई, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियरली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देखिए यहां पे आपको एक बात क्लियर हो गई कि यहां पे फिर से देखिए जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज सच में मीट हो रही है, दे रियली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है ना, दैट मींस द इमेज फॉर्म्ड इज जस्ट रियल, ठीक है ना। जब रियल इमेज होती है तो क्या होती है बेटा जी, इन्वर्टेड, ये आपका प्रूफ हो गया, वो इन्वर्टेड होती है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। दैट मींस अगर हम लोकेशन की बात करें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, ठीक है ना, तो इमेज कहां पे बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बात समझ में आ गई। तो पहली बात जो इसमें हम नोट डाउन करेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। बात समझ में आ रही है ना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन गई। दूसरा पॉइंट ये है, जो इमेज है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल ऑब्वियसली एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जब भी रियल होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा जी, रूल में मैंने आपको बोला था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। और तीसरा है कि जब हम साइज की बात करते हैं, द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल। अभी भी बेटा जी जो इमेज बन रही है उसका जो साइज है ना वो स्मॉल है। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट ये बड़ा दिख रहा है और आपको इमेज छोटी दिख रही है। पहले केस में बिल्कुल हाई डिमिनिशन था, डिमिनिशन मतलब बहुत छोटी इमेज बन रही थी। अब दूसरे केस में उससे बड़ी बनी लेकिन ऑब्जेक्ट से फिर भी छोटी है। दूसरे केस में इमेज बड़ी बनी लेकिन ऑब्जेक्ट से भी छोटी है। दैट मींस द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी भी जो इमेज साइज है वो अभी भी छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड यस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिल्कुल है ना। और जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और जो साइज होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। बात समझ में आ रही है। ओके, जो इसका तीसरा केस है बेटा जी वो है ऑब्जेक्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हमने इन्फिनिटी पे माना, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे माना। यानी वी आर बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, हम मिरर के क्लोज जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, दिस इज बेसिकली योर दिस इज योर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। ये बेटा जी यहाँ पे पोल हो गया, ये यहाँ पे फोकस हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अब कहां पे प्लेस करना ऑब्जेक्ट को, ऑब्वियसली यू हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो पहली रे जो हम ड्रॉ करेंगे वो एज यूजुअल होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कोई मसला तो नहीं। दूसरी जो हम रे लेंगे इस केस में वो है दैट पासेस थ्रू फोकस। पहली समझ में आई ना,
पैरेलल फोकस से पास हो गया। अब उसका उल्टा केस हमने डिस्कस करा था कि अगर फोकस में से इंसिडेंट है तो कहां से पास होगा, ऑब्वियसली इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई ना। अब देखें ये यहां से और इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि एक्यूरेट नहीं बनी, ये इसको बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे आपकी इमेज बन गई, तो ये एक पॉइंट लोकेट हो गया। लेट सपोज ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसको प्लेस करा था, ये ऑब्जेक्ट है बेटा जी ए बी, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये इसको हम ऐसे बनाते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर इमेज, यानी कि दिस इज ए डैश एंड बी डैश। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और आप गौर से अगर इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि जो साइज है ना वो इक्वल है, यानी कि जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज ऑफ इमेज भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें द इमेज इज फॉर्म्ड यस एट सी, इमेज सी पे ही बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे भी अगर इमेज की तरफ देखें तो गौर से देखिएगा ये रियल इमेज है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट हो रही है एक पॉइंट पे, और जब रियल इमेज है तो उसका मतलब वो इन्वर्टेड भी होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा जो पॉइंट है इसके बारे में, अभी तक जो इमेज थी उसका साइज कम था एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड बट इन्वर्टेड एंड रियल, दूसरे केस में स्मॉल, ठीक है ना, बट लार्जर देन फर्स्ट केस बट स्टिल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से भी छोटा। अब तीसरा केस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और साइज क्या होता है, द साइज ऑफ इमेज इज यस इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बात को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो रे डायग्राम है हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव में हमने 3 केस पढ़े। इन्फिनिटी वाला केस, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यस फोकस। थर्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि जब हम मिरर के क्लोज जा रहे हैं, जो ही हम क्लोज जा रहे हैं, दी साइज ऑफ इमेज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड, दूसरे केस में स्मॉल, अब तीसरे केस में इक्वल, बिकॉज हम क्लोज जा रहे हैं किसके, मिरर के। अब देखिए जब हम फोर्थ केस लेते हैं वो होगा ऑब्वियसली यस, गौर से देखिएगा, फोर्थ केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बेटा जी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, ठीक है। गौर से देखेंगे ये आपकी रे डायग्राम हो गई, आप ये प्रिंसिपल एक्सिस मानो, और ये आपका बेटा जी हो गया, ये आपका हो गया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये बेटा जी पोल हो गया इसका, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया बेटा जी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखें पहली इमेज पहली रे एज यूजुअल वो होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा आप ओब्लिक केस इसमें ले सकते हैं। अगर हम ओब्लिक केस ले व्हाट इज दैट, ऐसे हम कंसीडर करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं कंसीडर करता हूं इसको ऐसे, बिल्कुल ये बन गया आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा यहां बना देते हैं ताकि एक्यूरेसी हो जाए। बात समझ में आ रही, ठीक है। गौर से देखिएगा ये इंसिडेंट रे, ये क्योंकि हम स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, मैं आर्बिट्रली बना रहा हूं तो इसमें वेरिएशन आ सकती है। अगर आप बनाएंगे, आप स्केल यूज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है ना। यू हैव टू बस रिमेंबर दी रूल्स। तो एक रे बेटा जी पैरेलल वो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा कहां से बेटा जी शबाश, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेकिंग आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, या आर आई के बराबर होना चाहिए। अगर ये 30 तो ये भी 30, तो ये पास हो गया। ये यहाँ पे आपकी इमेज बन गई, बात समझ में आ रही ना। तो यहां से मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रा करा, ये हो गई आपकी इमेज, ये हो गया बेटा जी ऑब्जेक्ट ए और बी, तो ये होगी आपकी इमेज ए डैश एंड बी डैश। आप गौर से देखेंगे तो इमेज कहां पे बनती है,
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दिस द रेसिप्रोकल केस ऑफ सेकंड केस? ऑफ कोर्स। हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करा था सेकंड केस में? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनी थी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट ही बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, तो ऑब्वियसली उसके रेसिप्रोकल के हिसाब से इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस first and fourth case of reciprocal of each other, object beyond center of curvature, image between C and F, object between C and F, image beyond center of curvature। बात समझ में आ गई ना? और फिर से देखेंगे कौन सी इमेज बनी बेटा जी? रियल एंड इन्वर्टेड है ना? तो बिल्कुल हम यहाँ पे पोजीशन के बारे में लिखेंगे, साइज के बारे में लिखेंगे। द इमेज इज फॉर्म्ड, यस क्या लिखेंगे बेटा जी? द इमेज इज फॉर्म्ड between C and F, sorry, the image is formed, I'm sorry, the image is formed beyond C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। When object is placed between C and F, the image is formed beyond C. The image form is real and inverted. Of course, फिर से जो इमेज बनती है वो रियल है, वो इन्वर्टेड है। और जो साइज ऑफ इमेज है, अब देखिए गौर से, मैंने आपको बोला था, हमने ऑब्जर्व करा 3 केस में कि जितना हम क्लोज जा रहे हैं मिरर के उतना साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, द साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। The size of object, यानी कि अब इस वाले केस में when object is placed between C and F and the image is formed beyond C, the size of image, जो इमेज का साइज है ना वो बड़ा होने लगा ऑब्जेक्ट से, यानी कि इमेज ही बड़ी होने लगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। केस नंबर 5, ये बिल्कुल आपने 10th में भी डिस्कस करा होगा, यहाँ पे फिर से ये हमें डिस्कस करना है, तो हम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर सकते हैं। केस नंबर 5 इज object placed at F। फोकस की बात करते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे? फोकस पे रख दिया। क्या आपको पहला केस याद है? when object is placed at infinity, when object was at infinity the image was formed at focus, याद है ना? तो उसका रेसिप्रोकल केस है ये। क्या अगर हमने ऑब्जेक्ट को ही कहां पे प्लेस कर दिया? फोकस पे, तो ऑब्वियसली उसके रेसिप्रोकल के हिसाब से इमेज कहां पे बनेगी? यस यू आर राइट। कहां पे बनेगी? ये इन्फिनिटी पे बनेगी। आप तो बड़े महान है भाई। देखिए ये होगी आपकी रे डायग्राम, ये होगी रे डायग्राम, ये आपका मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर, ये हो गया बेटा जी पोल, ये हो गया फोकस, एंड दिस इज हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, एग्जैक्टली यू आर राइट, हमने फोकस पे इसको प्लेस कर दिया। तो पहला केस वही होगा, या पहली रे वही होगी। इट इज बेसिकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू इस फोकस। बात समझ में आ रही ना? दूसरा इसमें जो हम केस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, वो ये है कि दूसरी रे जो है कहां से पास हो रही है? ये ओब्लिक केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी आर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। गौर से देखिएगा, ऐसे ये हो गया केस आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? ओब्लिक केस जिसको मैं बोल रहा हूं। ठीक, अब देखिए यहां पे जो रेज है बेटा जी, ये पैरेलल आप जितना भी प्रोड्यूस करो, ये पता नहीं कहां पे मीट हो रही, इमेज तो बन रही है। दैट्स व्हाई वी से दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये पहले वाले केस का रेसिप्रोकल केस हो गया, इन्फिनिटी पे फोकस पे, ठीक है ना, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए गौर से, ये रियल इमेज होगी बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज ही आगे जा रही है, और इनको हम बोल रहे हैं कि दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। पता नहीं कहां पे मीट हो रही है, इमेज तो बन रही है, तो हम कंसीडर करते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई ना? तो सिंपल सी बात है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, ठीक है ना? The image formed is real and inverted because ये basically actual reflected rays ही आगे जा रही है, वही तो मीट होगी। जहां पे भी मीट होगी obviously इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड और रियल होगी। बात समझ में आ रही है ना? अब साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो इट विल बी द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें बिगर था, उससे भी बड़ी इमेज बन जाती है। बात समझ आ गई ना? जितना हम आगे जा रहे हैं इमेज साइज बड़ा होता जा रहा है। ये तो हमने ऑब्जर्व करा। दैट मींस हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं इस वाले केस में जो इमेज है ना, वो फिलहाल के केसों में सबसे बड़ी इमेज है। बात समझ में आ गई? और पांचों की पांचों इमेज जो है ना, वो रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना?
तो पोजीशन को मैं रिपीट करता हूं, देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्मेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्मेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्मेड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रेसिप्रोकल केस ऑफ सेकंड केस. नाउ object at infinity, object at focus, image formed at infinity, the reciprocal case of first case. बात समझ में आ रही है ना. और जितना हम आगे आगे आ रहे हैं उतना साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है. बात समझ में आ रही है. अब लास्ट केस देखते हैं इसका, एंड दैट्स बेसिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी. समझ में आ रहा है. एफ एंड पी, एफ हो गया बेटा जी फोकस एंड पी हो गया पोल. कोई मसला तो नहीं. अब देखिए गौर से, ये आपकी रे डायग्राम हो गई, इसमें ये आपका मिरर, ये उसके बाल हो गए जो मेरे सर पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना. और यहाँ पे आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैं बाल नाम सुन के बहुत इमोशनल हो जाता हूँ भाई, तभी मैंने रिप्लेस कर दिया था इसको उसके साथ. बात समझ में आ रही ना. हाँ, ये होता रहता है, अब क्या करें, है नहीं सर पे. हाँ, लेकिन आई एम स्टिल लुकिंग वेरी हॉट. ये आपको मानना पड़ेगा. अब देखिए, हाँ, खुद अपनी तारीफ खुद, जब कोई करता ही नहीं है तो मैं खुद कर ही लेता हूं, ठीक है. अब देखिए, ये हो गया बेटा जी ऑब्जेक्ट आपका ए बी. कहना कभी कभी बोर हो जाता है, बस एक ही बात बार बार बोल रहा हूं तो बोर होते हैं होंगे. ये कहां से पास हो जाएगा, ये हो जाएगा पास थ्रू फोकस. बात समझ में आ रही. फिर से वही वाला केस, ये हो गया बेटा जी, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ सी क्या हो रहा है यहाँ पे. कुछ नहीं हो रहा है भाई. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दीज टू रेज आर डाइवर्जेंट इन नेचर, ऑब्वियसली दे विल मीट नोवेयर. ये बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलने वाली. जितना हम आगे जा रहे हैं उतना डिस्टेंस बिटवीन रेज इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ. लेकिन अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पीछू से आ रही है, यहां से आ रही है पीछे से, तो यहां पे मीट करेगी. एंड दिस इज बेसिकली योर इमेज, दैट्स A डैश एंड B डैश. इस चीज को अब गौर से ऑब्जर्व करेंगे. जो 5 केसों में इमेज बनी वो रियल थी, वो इन्वर्टेड थी, ठीक है ना. एक केस में आपकी इमेज बन गई, वो इरेक्ट है और वर्चुअल है. वो कौन सा केस है भाई. कॉन्केव में एक ही इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट. एंड दैट्स व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल. जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, उसी टाइम बिल्कुल बेटा जी जो इमेज बनती है ना, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. बात समझ में आ रही है. कोई मसला तो नहीं. फिर से देखेंगे, इमेज इज फॉर्मड. यस, कहां बनेगी बेटा जी, ये बनती है बियॉन्ड मिरर के पीछे लग रहा है बन रही है. बात समझ में आ गई ना. द इमेज फॉर्मड इज क्या होती है बेटा जी, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होती है, वर्चुअल इमेज बनती है. और वर्चुअल हमेशा क्या होती है, वर्चुअल हमेशा बेटा जी इरेक्ट होती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट. द साइज ऑफ इमेज इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल. सबसे बड़ी इमेज इसी केस में बनती है, इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल. सबसे बड़ी इमेज इसी में बनती है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना. क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा जितना हम क्लोज जा रहे हैं किसके, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के, द इमेज साइज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. तो सबसे बड़ी इमेज तो इसी में बनेगी. एंड दिस इज ओनली केस when image formed is virtual indirect, and that's when you place the object between focus and pole. बात समझ में आ रही. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना. ओके, ये बेटा जी हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन वाला किस्सा इन कॉन्केव. तो मैं रिपीट करता हूं. पहला इन्फिनिटी फोकस पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस फोकस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दैट्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, एंड नाउ फोकस और पोल के बीच में तो बियॉन्ड, यस, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर. ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर इमेज बन रही है. बात समझ में आ रही है. कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना. और आपने ये ऑब्जर्व करा कि जितना हम आगे जा रहे हैं उतना साइज ऑफ इमेज बड़ा होता जा रहा है. बात समझ में आ रही. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना यहां तक. ओके, अब हम दूसरा टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इसमें डिस्कस करते हैं. और बिल्कुल सिंपल ही है. And that is basically your convex spherical mirror. गौर से देखिएगा. Now image formation in convex. सेकंड हम लेते हैं convex में. Convex spherical mirror. और चमकी सबको. अब देखिए, जब हम convex की बात करते हैं, इसमें भी पहले हम जनरल बिहेवियर पढ़ेंगे, जनरल केसेस.
क्यों मैंने आपको बोला था, इफ यू रिमेंबर, अगर हम हर एक रे को कंसिडर करें तो देयर विल बी स्फेरिकल एबरेशन, देयर विल बी जम्बलिंग। बात समझ में आ रही ना? जम्बलिंग को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ रेज का बिहेवियर स्टडी करा है कॉन्वेक्स में भी, एंड हियर वी आर विद दोस बिहेवियर रेज। पहला ये है बेटा जी, जो उसमें पढ़ा था हमने, वो बिल्कुल ये है, ये तो आपको याद ही होगा, दिस इज बेसिकली कॉन्वेक्स, ठीक है ना? ओके, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा जी आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बात समझ में आ रही? अब देखिए, पहला केस ये है कि अगर बेटा जी एक इंसिडेंट रे आ रही है सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होती है एंड द रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे हवाएं चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि देखने पे ऐसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है भाई? महसूस होता है कि जो इमेज है बेटा जी, सॉरी, जो रे है रिफ्लेक्ट होके कहां से, ये लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आ रही है, ठीक है ना? इट सीम्स दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। दैट मींस इन केस ऑफ कॉनकेव जो होता है वो यहां पे लगता है कि ऐसा हो रहा है। वहां जब पैरेलल होता है कहां से पास होता है? शाबाश, फोकस में से। जब पैरेलल है जहां ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से आ रही है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 इज दैट्स आल्सो ऑब्वियस एंड सिंपल केस। इसका रेसिप्रोकल केस होगा, जैसे उसमें रेसिप्रोकल केस हमने पढ़ा था। ये फिर से हो गया बेटा जी आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट है सच दैट कि आपको इंसिडेंट होने पे ऐसा लग रहा है कि अगर छोड़ दी जाए तो फोकस में जा रही है, यानी कि द इंसिडेंट रे सीम्स टू बी गोइंग इनटू द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका रेसिप्रोकल केस हो गया। पैरेलल तो रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि फोकस में से आ रही है, ठीक है ना? यहां अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस में जा रही है, ठीक है ना, तो कहां जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पैरेलल निकलती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। केस 2 एंड केस नंबर 3 इज ऑब्वियसली फिर से वही केस जो आपने उसमें पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस। तो यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कि अगर रे ऐसी हो सच दैट छोड़ने पे लगे कि ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर में ना जा गिरे, बात समझ में आ गई ना, तो ये जो रे होती है इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, क्योंकि आपको पता ही है ये तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया। क्योंकि जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कहां से ड्रॉ करते हैं? एनी लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो नॉर्मल होता है टू द स्फेरिकल मिरर, तो ये भी तो नॉर्मल हो गया। इसीलिए नॉर्मल इंसिडेंस में आपको पता है द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये रिट्रेस करती है अपनी पाथ को, ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं। केस नंबर 4 इज ऑब्वियसली दैट्स ओब्लिक केस। आई से ओब्लिक केस, तो ये हो गया आपका बेटा जी कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया बेटा जी आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसे इंसिडेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। बात समझ में आ गई ना? सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही? फिर से देखिए, अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है फोकस में से आ रही है, अगर ये लग रहा है कि फोकस में जा रही है तो पैरेलल निकलती है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली यहां देखिए कि अगर लग रहा है कि इंसिडेंट ऐसे है कि if we let go it will go through center of curvature, तो क्या होगा बेटा जी? it will retrace its path in the opposite direction. Last case is oblique case. अगर कोई और रे है making angle of incidence I, then it must be reflected along the reflected ray such that angle of incidence must be equal to angle of reflection. ये 4 केसेस आप इसमें यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। इसको मैं रब कर दूं। अब देखिए, मैं भी बिल्कुल सिंपल ही देख रहा हूं, सिंपल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखिए, गौर से देखिए, इमेज फॉर्मेशन में कितने केसेस होंगे वो देखिए। इमेज फॉर्मेशन केस नंबर 1 ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स है, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये बेटा जी आपका पोल हो गया, मिरर का ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंड यू नो इन कन्वेंशंस हमने डिस्कस करा है बेटा जी, conventions you remember, object must be placed every time to the left of the spherical mirror, तो ऑब्जेक्ट यहां से होगा, ठीक है ना? तो हम कितनी इमेज बना सकते हैं वो देखते हैं। पहला जो केस हमने डिस्कस करना है वो ये है बेटा जी कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पे हो, केस नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से कौन सी रेज आती है बेटा जी? आपको पता ही है वो पैरेलल होती है, ठीक है ना?
और पैरेलल रेज जब रिफ्लेक्ट होती है ऐसे होती है रिफ्लेक्ट, कैसे होती है रिफ्लेक्ट, द रिफ्लेक्टेड रेज सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ये हो गया, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये डाइवर्जेंट है, तो देखने पे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहां से तो नहीं आ रही है, ठीक है ना, यहां से तो नहीं आ रही, तो यहां पे लग रहा है ये मीट हो रही है। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं। दैट मीन्स जो इसकी इमेज है वो फोकस पे बन गई। फिर से वही पहले कॉन्केव में हमने डिस्कस करा था, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। यहां ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, बराबर, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। आपको ये केस लेंसेज में भी यही रहेगा, मिरर्स में भी यही रहेगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पाएंगे उसकी इमेज हमेशा कहां होगी, हाँ, उसके ससुराल में, यानी कि उसके फोकस में। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं, हाँ ससुराल, सही बात है, ठीक है। अब फोकस हो गया। अब देखिए इसमें लिखते हैं पहला पॉइंट हम, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस पे बनती है, ठीक है ना। दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इज कौन सी इमेज बनती है, यस, वर्चुअल, is virtual, and when it is virtual, and obviously you must know it must be erect, ये erect भी होनी चाहिए, कोई मसला तो नहीं। images formed at focus, image formed is virtual and erect, ठीक है ना। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि the image formed is highly diminished, बहुत छोटी इमेज बनती है, highly diminished, छोटी इमेज बनती है भाई। बात समझ में आ गई ना, उसमें भी हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ भी हाईली डिमिनिश्ड है, बात समझ आ गई ना, छोटी नहीं बनती, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल एक पैरेलल आती है, रिफ्लेक्ट होके जाती है, पैरेलल आती है, रिफ्लेक्ट होती जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे लगता है कि फोकस में से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि फोकस में से आ रही है, ज्वाइन करने पे इमेज कहाँ पे बन जाती है, फोकस पे। और कौन सी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, बात समझी, ओके क्लियर। अब देखिए दूसरा केस इसमें बनता है, एक तो इन्फिनिटी वाला केस था, केस नंबर सेकंड मैं आपको समझा ही देता हूं, देखो क्यों। केस नंबर सेकंड इज बेटा जी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक केस था, दूसरा केस इन्फिनिटी के बगैर जहां भी रख दो एक ही केस बन जाता है। क्यों, ऐसा क्यों, गौर से देखिए। ये बेटा जी आपका हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया बेटा जी उसका पोल, ये हो गया उसका फोकस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को यहां से प्लेस करते हैं तो देयर इज नो पॉइंट टू डिफरेंशिएट द पोजीशन एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहां से होता हम लोकेशन को ट्रेस करते, जैसे हमने बोला था बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, लेकिन बाय कन्वेंशन हम ऑब्जेक्ट को यहां से प्लेस ही नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट को कहां से होना है, यहां से। क्या आप बोल सकते हैं कहां, नहीं, आपको बोलना है कि पोल से पीछे, पोल से पहले कहां। एक तो इन्फिनिटी वाला केस हमने, उसके बाद जो भी पॉइंट होगा वो कोई भी लोकेशन होगी ऑब्जेक्ट की एक्सेप्ट इन्फिनिटी के बगैर कोई भी लोकेशन। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए इस केस में लेट्स सपोज यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर से वही, ये हो गया पैरेलल वाला केस, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे है इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा लग रहा है कि कहां आ रही है, शाबाश, ये फोकस से आ रही है, ठीक है। ये एक हो गया, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा केस हम ये ले सकते हैं, ये हो गया बेटा जी आपका इंसिडेंट एंगल आई, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां जा रही है, मैं ये ऐसा लग रहा है कि कहीं यहां से आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो यहां पे इमेज बन जाएगी, ये होगी इमेज, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। यानी कि कहीं भी रख दो इमेज हमेशा कहां बनेगी, इन्फिनिटी वाले केस में फोकस पे बन गई, ठीक है ना। फिर कोई भी पोजीशन ले लो, इमेज हमेशा बनेगी बिटवीन पी एंड एफ, या तो एफ के क्लोज बनेगी, या तो क्या, अगर फॉर एग्जांपल हम दूर दूर जा रहे हैं, इमेज कहां तक जा सकती है, फोकस तक जा सकती है। फोकस पे होगी तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बेटा जी, इन्फिनिटी पे। जितना आप दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को उतना ये इमेज जो है ना ये क्लोज होता जाएगा, किसके, फोकस के। जितना आप क्लोज लाएंगे ना ऑब्जेक्ट को, इमेज क्लोज हो जाएगी टू द पोल, बात समझ आएगी ना। लेकिन ऑलवेज इट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस।
एक ही केस है जब फोकस पे होता है, वो इन्फिनिटी वाला केस है। उसके बगैर जो भी केस होगा हमेशा इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है ना। या तो ये क्लोज होगी एफ की, या तो ये क्लोज होगी पी की। जितना आप दूर जा रहे हैं उतना इमेज फोकस के क्लोज जाएगी, और अल्टीमेटली इट विल कम ऑन टू द फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। और जितना आप क्लोज जाएंगे किसके, पोल के, यहां से इमेज भी उतनी क्लोज आती जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अगर हम गौर से देखें, अभी भी जो इमेज बनी ना वो छोटी है एज कंप्यूटर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए भी बेटा जी, ये होगी इमेज ए डैश एंड बी डैश, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए पहला, द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, इनके बीच में। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड, कौन सी इमेज बनती है, शाबाश, यू नो, फॉर्म्ड इज, एग्जैक्टली यू आर राइट, वर्चुअल, virtual, and it must be done erect. I know that you are saying sir virtual, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि virtual है। Third is the size of images, the size of images still small, ये अभी भी छोटी ही बनती है। बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तभी हम बेटा जी हमेशा आपने गौर से देखा कि कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनती है ना इरेक्ट बनती है। दैट्स व्हाई दिस मिरर इज ऑलवेज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन केस ऑफ व्हीकल्स। गाड़ियों में जो साइड शीशे लगे होते हैं ना वो कॉन्वेक्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो आपसे या पास आए, जो इमेज बनेगी ना वो हमेशा इरेक्ट ही होगी। अगर कॉनकेव लगा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से सर दुनिया ही उलट गई। एक ही केस में आपको लगेगा कि हाँ दुनिया ठीक है, लेकिन तब तक गाड़ी वाले ने आपको ठोक दिया होगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज वाला केस है ना। बात समझ में आ रही है ना, तब जाके आपको लगा हाँ दुनिया सीधी होने वाली है, और आपको ठोक दिया पीछे से। पीछे जाएंगे तो दुनिया उल्टी हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम कौन सा केस करते हैं, कॉन्वेक्स, ताकि आपको दिल का दौरा ना पड़े गाड़ी चलाते हुए। कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना। आई बेसिकली ट्राई टू मेक माई लेक्चर्स मोर रियलिस्टिक, ठीक है ना। तभी मैं कभी कभी जोक्स मारता हूं, तो ऑब्वियसली आई मीन नो ऑफेंस एट ऑल, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। तो ये आपकी इसमें इमेज फॉर्मेशन का केस हो गया। दैट मींस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर देयर आर ओनली टू केसेस, एक तो इन्फिनिटी वाला केस, दूसरा फिनिटी वाला केस, यानी कि फिनाइट केस। कहीं भी लोकेशन रख दो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, और इमेज हमेशा कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम विथ मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। Till then, goodbye, and please remember me in your prayers. ठीक है? Thank you so much.